हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए पीवाईक्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे टोटल 47 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें अपने तीन चैप्टर्स आते हैं। पहला अपना मॉडर्न फिजिक्स जो प्रॉपर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर है, उससे सबसे कम क्वेश्चन है तीन। इसके बाद अपना जो अगला चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तीनों चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलें और आप लोग ऐसा कंटेंट मिस नहीं करो जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का, कंसिडर अ फोटोन ईच एसोसिएटेड विद वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट एंड रेड लाइट। ठीक है, तो अपने पास चार कलर की लाइट्स हैं, इनका एसोसिएटेड फोटोन होगा इस कलर का। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फोटॉन्स हैज मैक्सिमम एनर्जी, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए, मैंने आपको बताया था विव ग्योर, ये वाला जो सीरीज होता है ना, इसमें जब हम इधर से बी से रेड की तरफ जाते हैं, मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो लैम्डा बढ़ता है। लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है तो एनर्जी भी घटती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने वॉयलेट की होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस फॉर द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी विल गिव अस। तो देखो, जो अपना काइनेटिक एनर्जी के होता है, के मैक्स होता है बोल लो, तो ये अपना होता है के मैक्स इक्वल्स टू जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन है माइनस जो भी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लेट है। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं ई इंटू वी एस, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल, आप समझते हो ना, ये एनर्जी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से वी एस हम निकाल सकते हैं, वी एस इक्वल्स टू एच अपॉन ई टाइम्स फ्रीक्वेंसी वी माइनस फाइव अपॉन ई। ठीक है, तो देखो ये एच अपॉन ई है ना, ये ग्राफ का स्लोप होता है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे ना, तो उसमें जो स्लोप आएगा वो ये आएगा, और अपने पास इंटरसेप्ट ये आएगा फाइव अपॉन ई। वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन इन यूनिट्स ऑफ, वर्क फंक्शन इन नेचुरल यूनिट्स। ठीक है, नेचुरल यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया गया, मतलब ये बेसिकली पर फोटोन हो गया, क्योंकि फोटोन पे भी अपना चार्ज इतना ही होता है। फोटोन सॉरी, मतलब ये जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उसका चार्ज यही होता है। इस वजह से इस टर्म को डिफाइन किया हुआ है ऐसा कि ये वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन नेचुरल यूनिट्स है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंट। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पैन। तो देखो यहाँ पे सारा का सारा मोमेंटम, मतलब जो भी है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वापस जा नहीं रही है। तो आपको एक फॉर्मूला ये वाला याद रहना चाहिए। ये जो मोमेंटम अपना होता है ना, पी, पी इक्वल होता है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ई अपॉन सी। और ई को लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम, और पावर को हम लोग लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम अपॉन सी। सारी वैल्यूज दी हुई हैं। 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। 18 इंटू 20, 30 मिनट को 30 इंटू 60 सेकेंड्स कर लेंगे, और सी 3 इंटू 10 का पावर 8। अब 3 से ये 10 टाइम्स में चला गया, 18 टू जो 36, 36 इंटू 6 आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, बस हमें पावर देख लेना है, पावर कौन सा वाला सही होगा, तो लिख लेते हैं P इक्वल्स टू 216, और ये 1 2 3 जीरो है, इंटू 10 का पावर 8 माइनस 3, तीन, जो 1 2 3 जीरोज हैं इनके वजह से। ठीक है, तो अपना फाइनली आ जाएगा P इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10 का पावर -3। ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अब अपने पास है अगले चैप्टर्स के, जिसको एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम makes a transition from n equals to 2 to n equals to 1 state. The frequency of emitted photon is। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर इंटू 1 अपॉन एन फाइनल माइनस एन इनिशियल। कभी भी एन फाइनल एन इनिशियल में कंफ्यूजन हो तो सिंपल से याद रखना,
जो छोटा वाला n रहेगा वो हमेशा n फाइनल होगा, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करना है, r का वैल्यू बोला है 1 × 10⁻7 लेने के लिए, 1/n फाइनल अपना 1 -1/n इनिशियल, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो 10⁻7 इंटू 1 - 1/4 तो 3/4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, तो एफ इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो अपने पास ये 1/λ डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10⁸ इंटू 10⁻7 इंटू 3/4, ठीक है, 3 से 9, 9/4, 2.25, 2.25 इंटू 10⁻15, ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे करना है इसको। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज लाई करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोई इसका दूसरा टेक्निक नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये बाल्मर सीरीज के लिए जो एन फाइनल होता है ना हमेशा 2 होता है, ठीक है, और इसमें अपना विजिबल रेंज आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बाल्मर सीरीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो आर एन होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, या फिर इसको आर एन इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं आर नॉट इंटू एन का स्क्वायर, जिस जहाँ पे ये आर नॉट जो होता है ना ये बोर रेडियस होता है, ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, द ionization energy of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है n = 2, n = 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2 पे होता है, तो देखो ई एन जो होता है वो अपना होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, लेकिन जेड हाइड्रोजन है तो यहाँ जेड 1 हो जाएगा, एन का स्क्वायर बस बचेगा तो 2 का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ, यहाँ माइनस साइन रहेगा, माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए, ठीक है, माइनस साइन नहीं बोलना, नहीं तो आंसर आप ऑप्शन डी लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्कल सीरीज इन टर्म्स ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट आर इज, तो देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी हाईएस्ट होगी, ठीक है, लैम्डा सबसे कम होगा, मिनिमम लैम्डा मिनिमम तब होगा जब ई मैक्सिमम होगी, और ये कब होगा, जब सबसे हाईएस्ट सेल से, मतलब एन इन्फिनिटी से, मतलब एन इनिशियल इन्फिनिटी से एन फाइनल, ये किस पास्कल का बात कर रहे हैं ना, पास्कल के लिए अपना एन फाइनल 3 होता है, ठीक है, इस केस में अपना लैम्डा मिनिमम होगा, तब 1/λ इक्वल्स टू आर इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो यहाँ से अपना आ गया 1/λ इक्वल्स टू आर इंटू 1/9 और लैम्डा इक्वल्स टू 9/r, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पे ये वाला दिया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड पेज पे, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, तो वो सब इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहा था ना, बोल रहा था कि एक बार आप लोग एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है, या फिर एटलीस्ट मेरे नोट्स जो मैंने दे रखे हैं उसमें भी दिया हुआ है वो भी देख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an external energy is used to excite an electron in k cell of a hydrogen atom to the m cell, the angular momentum of the electron in new cell after excitation is, तो देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना L इक्वल्स टू NH/2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई, ठीक है। अब देखो पहला सेल K है तो K के लिए N बराबर 1 होता है, KLM, M के लिए N बराबर 3 होता है, ठीक है, तो बस यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 इंटू, देखो H/2 पाई का वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हो 1.055 इंटू 10⁻34, ठीक है, अगर भूल जाओ तो देखो H होता है 6.626 इंटू 10⁻34 और 2 पाई होता है 6.28, ठीक है, जब डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे वो याद कर लो, वैसे मुझे H/2 पाई ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। अब यहीं पे देखो ना ये वाला सिंपल अपना बन गया 3 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है 3.165 इंटू 10⁻34, ऑप्शन डी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रीडबुक फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेव नंबर इज। तो देखो जो वेव नंबर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन के पावर 4 के, ये भी याद रखना है। ये बहुत अंदर से घुस के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लेकिन फिर से वही बात, अपने पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें याद करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम के पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है, एम का पावर 1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे पावर नहीं होता है। तो क्या पता अगला बार यही पूछ ले। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राउंड स्टेट 1H1 एटम इनटू अ H प्लस आयन। देखो अगर हम आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, इसके इलेक्ट्रॉन को उठा के हमने बाहर बिल्कुल निकाल दिया, मतलब उस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस हमने बाहर निकाल दिया, बेसिकली इसको इन्फिनिटी पे भेज दिया। तो इन्फिनिटी पे जब आप भेज दोगे ना, तो आपके पास एनर्जी क्या आ जाएगी, फॉर्मूला में डाल के ही देख लो। तो आपके पास वही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है। इसको डायरेक्टली याद ही रखना, एक हाइड्रोजन अपने पास हाइड्रोजन एटम जो है उसको H प्लस आयन बनाने में एनर्जी कितनी लगेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखो, इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन दैट जंप्स फ्रॉम एन O ऑर्बिटल टू L ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपना जो O ऑर्बिटल होता है ना, सबसे पहले L को लेके चलते हैं। तो N ऑफ L के L, इसका N 2 आएगा। उसके बाद देखो N ऑफ O के L M N O, इसके लिए 5 आएगा इनका वैल्यू, N ऑफ O 5। अब देखो ये जा रहा है अपना O से L में, मतलब 5 से 2 में जा रहा है, ठीक है, मतलब 2 फाइनल होगा 5 इनिशियल होगा। और ये जो सीरीज होगा ना हमारा N फाइनल जहाँ पे 2 होता है, ये अपना फाइनल है। तो फाइनल जब 2 है ना, मतलब ये अपना बाल्मर सीरीज में लाई करेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ हमें निकालना है, तो 1/1 लैम्डा इक्वल्स टू जो अपना ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑल्दो दे नहीं रखी है, लेकिन लगभग आप याद रखना 1.1 इंटू 10⁻7। कभी कभी आप 1 लेके भी कर सकते हो, ऑल्दो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। देखो 1.1 की जगह पे 1 ले लोगे ना तो गलती तब होगी जब ऑप्शंस बहुत नजदीक नजदीक दिए हुए हों, लेकिन मुझे लग रहा है इस केस में हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू 1/4 माइनस 1/25, ठीक है। तो अपने पास ये आ जा रहा है 1.1 इंटू 10⁻7, ऊपर में 25 - 4 हो गया 21, नीचे में 25 इंटू 4 100, ठीक है। तो लेमडा आ जाएगा अपना 100/1.1 इंटू 21 इंटू 10⁻7। तो 21 इंटू 1.1 करेंगे हम लोग तो अप्रोक्सीमेटली 23 आ जाएगा, 23 से डिवाइड करेंगे उसको तो अपना आएगा 23 4 जा 92 4। उसके बाद 8 बचेगा, 8 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स में जाएगा। कौन सा ऑप्शन क्लोज है, ये वाला क्लोज दिख रहा है, 4341 इंटू 10⁻7, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम में करना है तो एक काम करो, इसको इसका पावर जो है 10 बना दो। तो हम ये कर सकते हैं 4341, और जो पावर है इसको -10 कर देते हैं, तो अपना आंसर डायरेक्टली आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कैलकुलेशन में ऐसा थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इस चैप्टर में फंस जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द सोलर सिस्टम एज अ लार्ज एटम, द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेज अर्थ्स ऑर्बिट विद अर्थ मूविंग एट स्पीड। बेसिकली आपको बोल रहा है अर्थ का मोमेंटम, अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है MVR, उसको आप इक्वल कर दो NH/2π और n को निकाल लो, n क्या आएगा। तो n पहले अलग कर लो, MVR अपॉन H/2π, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो n का वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगा, m दे रखा है, मास कितना है 6 इंटू 10⁻24, v दे रखा है 3 इंटू 10⁻4, r दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई H/2π यानी कि 1.055 इंटू 10⁻34, ठीक है। अब देखो एक बात, यहाँ पे सारे नंबर्स देखो सब सेम है 2.56। अब यहाँ पे पावर बस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो स्मार्टली करेंगे। देखो 6 इंटू 3 करो 18 आ गया, 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा, तो 27, ठीक है।
और नीचे में ये 1 है, 1 को अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, तो 27 इंटू, अब बस पावर कैलकुलेट करो, नीचे 34 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 34 और 11 43, 43 और 4 हो जाएगा 47, 47 और 4, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, 34, 34 और 11 35, 45, 45 और 4 49, 49 और 4 53, 53 और 2 73, 10 का पावर 73। तो n जो अपना आ रहा है 2.7, यहाँ हमें एक प्लेस के बाद डेसिमल रखना है, इंटू 10 का पावर 74, तो 74 पावर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे सारा कैलकुलेशन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, बस आप स्मार्टली इसको हैंडल करो, इजीली कर लोगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू इतना द रेडियाई ऑफ एन इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट इज। अभी ऊपर में हमने फॉर्मूला देखा था ना, आर एन इक्वल्स टू आर नॉट एन का स्क्वायर, तो यही आर नॉट होता है, इसकी वैल्यू मुझे याद रहती है 0.531 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको हेल्प करेगी ये वाला, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में देते नहीं है वैल्यू, ठीक है, तो आप वहां पे फंस जाओगे। तो देखो आर टू आ जाएगा आपका आर नॉट, यानी कि 0.531 इंटू 10 का पावर -10 इंटू एन का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 2.12 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 13. In the hydrogen atom, transition takes place from n equals to 3 to n equals to 2 orbit. The wavelength of the emitted radiation lies in the region. देखो 3 से 2 में जा रहा है, मतलब एनर्जी बहुत ही कम होने वाली है, पहला बात। और दूसरा बात, n इक्वल्स टू 2 ये बाल्मर सीरीज को बिलोंग करता है, ठीक है, और बाल्मर में अपनी विजिबल रेडिएशन आती है, ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ कैलकुलेट यहाँ पे करना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि आइसोटोप जो होते हैं ना, एक ही एटम के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन का अपना आइसोटोप हो गया C14 C15, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्कल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें जानना होगा कि जो अपना होता है ना पास्कल सीरीज के लिए जो अपना एन फाइनल होता है ना, वो 3 होता है। ठीक है, सेकेंड चीज, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा ना वो सबसे कम एनर्जी वाला होगा, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो अपना लैम्डा निकालेंगे ना हम लोग, उसके लिए जो एन लेंगे इनिशियल वो लेंगे 4, 4 से 3 में आएगा, मतलब सबसे कम एनर्जी गैप आएगा, सबसे कम एनर्जी गैप मतलब लैम्डा सबसे बड़ा, क्योंकि लैम्डा हमेशा एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ही जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा ना वो अपना आएगा जब एन इनिशियल अपना इन्फिनिटी से आएगा। ठीक है, तो देखो अब अपने पास डायरेक्टली वैल्यूज हैं, हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखो हमें रेशियो चाहिए लेमडा एल अपॉन लेमडा एस, तो फॉर्मूला जो अपने पास है ना उसमें लेमडा नीचे आता है, तो हम एक स्मार्ट काम करते हैं, हम लोग 1 अपॉन लेमडा एस डिवाइड बाई 1 अपॉन लेमडा एल कर लेते हैं। ठीक है, इससे अपना लेमडा एल ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन लेमडा एस के लिए अपने पास आर ऊपर भी आएगा, 1 अपॉन यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस जो सबसे शॉर्टेस्ट के लिए हमने देखा था ना ये वाला, ये इन्फिनिटी से आएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे में लॉन्गेस्ट के लिए 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में अपना बन गया r इंटू 1/9 डिवाइडेड बाई r इंटू, आर को कैंसिल कर लो दोनों जगह से, क्यों आर रखना, यहीं पे कैंसिल कर दो, नीचे में बन जाएगा अपने पास 1/9 माइनस 1/16। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, 1/9 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9/144, तो 9 से 16 टाइम में चला जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 16/7 बन गया, ऑप्शन डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फ्रॉम गोल्ड फॉयल। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। बिल्कुल देख रहे हो एकदम सिमिलर क्वेश्चन। इस बार देखो ब्रैकेट सीरीज के लिए जो अपना एन फाइनल होगा ये हो जाता है 4। ठीक है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट कब होगा, जब जस्ट इसके ऊपर से चला है, मतलब एन इनिशियल इक्वल्स टू 5। शॉर्टेस्ट कब होगा, जब एन इनिशियल इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्लियर, फिर से वही काम करते हैं, 1 अपॉन लैम्डा एस डिवाइड बाई 1 अपॉन लैम्डा एल इक्वल्स टू आर इंटू 1 अपॉन सबसे शॉर्टेस्ट के लिए एन फाइनल 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4
इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई आर इंटू 1 अपॉन, नीचे में 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये अपना बन गया, आर को तो कैंसिल कर दो, 1/16 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 4 4 जा 16, नीचे 25, 16 और 25, इनका एलसीएम जो आएगा आई थिंक 400 आएगा। ठीक है, नीचे 400 कर लो, 16 को 25 टाइम्स करेंगे तो अपना 400 आएगा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 माइनस 16, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दो 25 टाइम्स में, तो ये बन जाएगा 25 अपॉन नीचे में 9, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ए ऑप्शन, ठीक है। गलती से इसमें बी नहीं लगाना, वैसे लगाओगे भी नहीं क्योंकि लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, ऊपर में कुछ बड़ा है नीचे में छोटा है, तो रेशियो 1 से अपना बड़ा ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बोर रेडियस इज इक्वल टू, फिर से देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बोला था ना वैल्यू याद रखना, 5.0.531 एंगस्ट्रॉम, यही है बोर रेडियस, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, ये वाला ऑप्शन से नहीं, ये वाला नहीं होगा, 0.531 पावर 11 में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर 10 में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2 इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू, टेक ई बाई एम इतना फॉर इलेक्ट्रॉन, h/2 का वैल्यू 1.05, जो मैं आपको याद करने बोल रहा था ना, कभी देता है कभी नहीं देता है, तो ऐसे में हम लोग फंस जाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है। चलो देन कैलकुलेट कर ले रहे हैं। देखो इसके लिए अपने पास दो फॉर्मूला है, मतलब एक ही फॉर्मूला है, उसमें आगे वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर उसको याद रख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना म्यू, ये अपना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो अपना होता है ना, ठीक है, ये होता है अपना इक्वल्स टू n इंटू म्यू बी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के टाइम्स, मतलब ये जो म्यू बी यहाँ पे है ना, इसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये जो वैल्यू है ना म्यू, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये होती है EH/4 पाई ME, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 9.274, तो 9.3 याद रख लोगे अप्रोक्सीमेटली, आपका काम चल जाएगा। इसको ऐसे याद कर लो, 9.3 इंटू 10 का पावर -24। दूसरा कैलकुलेट करना है तो देखो, यहाँ पे E/m का रेशियो दिया हुआ है, E/m को एक साथ कर लो, 1/2 को बाहर कर लो, यहाँ पे H/2 पाई को एक साथ कर लो, H/2 पाई का वैल्यू भी दे रखा है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, तो इसका वैल्यू अपना निकल के आएगा, देखो ये अपना हो जाएगा हाफ इंटू E/m का दिया है 1.76 इंटू 10 का पावर 11 इंटू H/2 पाई का वैल्यू दे रखा है 1.05 इंटू 10 का पावर -34। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी 9.3 इंटू 10 का पावर -24, लगभग अप्रोक्सीमेशन लोगे तो अपना जो फाइनली आएगा ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो अपना आ जाएगा, n का वैल्यू दे रखा है 2, तो 2 इंटू ये जो अपना वैल्यू है 9.3 इंटू 10 का पावर -24, तो कितना आ रहा है, 9 2 18, यानी कि 1.85 के अप्रॉक्स, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये आपका चॉइस है, आपको डायरेक्टली याद रखना है या फिर आपको मतलब कैलकुलेट करना है, दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन है, ठीक है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होती हैं कभी कभी, इसलिए आपको थोड़े बहुत कुछ कुछ वैल्यूज याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से रदरफोर्ड देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम नहीं, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, हाँ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्शन सी अपना सही होगा। एक्चुअली क्या होता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को भेजा, तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। जब वो गई तो एटम के पास से, जब न्यूक्लियस के पास से क्रॉस करी तो डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो डिफ्लेक्ट क्यों हुई, क्योंकि वहां पे कुछ प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इससे पता चला न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, एन इक्वल्स टू 3 से एन इक्वल्स टू 2 में भेज रहा है, तो ई अपना आ जाएगा -13.6 इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो एन फाइनल थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल्स टू 4, देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल्स टू 4, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे एन अपना जो आएगा वो आएगा एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर है। तो एन फाइनल मतलब ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो 1/1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब कैलकुलेट कर लेना है, -13.6 इंटू 1 माइनस 1/16, तो यानी ये अपना बन जाएगा 15/16। तो देखो कितना आता है, ई इक्वल्स टू -13.6 इंटू 15/16। तो ये वाला वैल्यू मुझे सबसे क्लोज लग रहा है, क्योंकि देखो थोड़ा सा ही घटा है, बस 10% से भी कम घटा है, और दूसरा कोई ऑप्शन भी इसके आसपास नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये वाला आंसर अपना आएगा। तो ये चैप्टर भी अपना खत्म होता है, 2 चैप्टर अपने पूरे हो गए। थर्ड चैप्टर में चलते हैं, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी इतना इज अप्रोचिंग हेड ऑन अ लेड न्यूक्लियस, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज अबाउट। तो देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बस इसके लिए सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करना है, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। तो के क्यू वन क्यू टू हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए होता है, देखो अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि न्यूट्रल होता है, 2 × E। ठीक है, के क्यू वन। अब क्यू टू कैसे निकलेगा, तो जेड जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर में। ठीक है, तो इंटू जेड जो भी दिया हुआ है, जेड टाइम्स ई डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे दे रखी है इसने। ठीक है, अब हमें बस वैल्यू को पुट करना है, तो आर मिनिमम अपना जो आता है ना वो आता है कि सारा वैल्यू पुट ही कर लेते हैं एक साथ ना। देखो मैं क्या करूंगा ना, अब ये के को इधर से नीचे लेके चले जाएंगे, के को नीचे ले जाएंगे और आर को ऊपर लाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो आर मिनिमम जो अपना निकल के आएगा, के जगह पे 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट इंटू 2 × 1.6 इंटू 10 का पावर, इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं ना, ई का स्क्वायर कर लेंगे, जेड टाइम्स ई करना है। तो 2 पहले जेड कर लेते हैं, 2 जेड 82 दिया है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई अपने पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 4.1, तो 4.1 मेगा है, तो 10⁻⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो ये पूरा एक इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है इतना। अब देखो, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वापस थोड़ा सा मेहनत लगेगा। देखो नहीं, मेहनत नहीं लगेगा, इन्होंने आसान कर दिया। ये हो गया अपना 20 टाइम्स में, 4.1 टू जा 8.2 और 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आ गया। अब 16 × 9 144, 16 × 9 144, 144 इंटू टू अपना हो जाएगा 144 इंटू टू 288। ठीक है, मतलब 2.88 सही आ रहा है ना। देखो 16, नहीं यहाँ पे 2 बचा है ना, 16 9 जाओ 144, 144 इंटू एक्चुअली हमें 4 करना पड़ेगा, 5.76, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, 57.6। अब कैलकुलेट करना यही आएगा, लेकिन देखो मैंने कैसे किया, मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ। इसको 20 टाइम्स में किया। अब देखो ये 1.6 है, तो 16 इंटू 9 144, और 144 इंटू 2 इंटू 2 4, 144 इंटू 4 यानी 14 4 जा 56। तो जो भी ऑप्शन आएगा 56 के ऊपर आएगा, 56 के ऊपर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुझसे कैलकुलेशन ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो सीखना, कैलकुलेशन जितना कम करोगे एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द masses of an electron, proton and neutron are me, mp and mn respectively, then the nuclear mass of an atom a z x is। सिंपल है ना। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम n की बात करेंगे तो ये अपना हो जाएगा a - z। ठीक है,
और मास क्या होता है, मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू एन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आई थिंक सी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग बिलो रिएक्शन? बोथ रिएक्शन 1 एंड 2 आर न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब दो जहां पे मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे देखो एक टूट रहा है, यहाँ भी एक ही है वो टूट रहा है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, तो पहला गलत हो गया। फ्यूजन तो है नहीं, फ्यूजन वाला और कोई है तो हटा दो। नहीं, अब उसके बाद फिजन ही है। तो अब देखो वन इज फिजन टू इज नॉट, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों ही फिजन है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा। चलो अगला, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एटम टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज। बेसिकली आपसे डेंसिटी पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। ये रेशियो जो आएगा ना, रेशियो ये होगा जो भी एटम का रेडियस होगा डिवाइडेड बाय जो भी न्यूक्लियस का रेडियस होगा, इसका पावर 3 है। ठीक है, और आपको याद रखना है, ये जो एटम का रेडियस आर नॉट, बोर रेडियस याद है ना, ये होता है 10 का पावर -10 के ऑर्डर का। और जो अपना न्यूक्लियस का रेडियस होता है ना, वो उससे भी छोटा है, 10 का पावर -15 के ऑर्डर का। ठीक है, और इसका हमें क्यूब करना है, तो अपने पास 10 का पावर 15 बचता है। ऑप्शन सी बेटर रहेगा, याद कर लो इसको, 10 का पावर 15, क्योंकि दो वैल्यूज अलग अलग याद रखोगे, उसे बेटर याद कर लो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। या फिर चाहो तो अलग अलग याद कर लो, मुझे ये वाला याद तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि बोर रेडियस मुझे याद रहता है, तो 10 का पावर -10 का ऑर्डर का होता है, इतना ध्यान पे रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 ईयर्स एंड इनिशियल मास इज 1 ग्राम, द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो देखो 1 ग्राम अपने पास है, पहला हाफ लाइफ, पहला 10 ईयर के बाद ये बचेगा 0.5 ग्राम, दूसरा 10 ईयर्स के बाद ये बचेगा 0.25 ग्राम्स। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखना, रिमेनिंग अमाउंट पूछ रहा है या फिर डिकेड अमाउंट पूछ रहा है। अगर डिकेड पूछ तो 0.75 लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। स्टार्स में कैसे एनर्जी आती है? तो देखो स्टार्स के केस में ना एक अलग रिएक्शन होता है जिसको न्यूक्लियर अपना फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि सन ले लो, सन में क्या होता है ना, रेगुलरली जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन कंबाइन हो के हीलियम बनाता है, और इसमें बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अभी तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शंस है, उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को एक्चुअली ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग न्यूक्लियर पावर वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें हो जाएगा अपना सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन डी। देखो फ्यूजन होता है मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुटना, मतलब जुड़ते हैं जहाँ पे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है, हीलियम बनाता है, इससे सन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और वही हमें भी पहुंचती है अर्थ पे, जिससे अभी बहुत गर्मी होती है। नेक्स्ट देखो, a radioactive nucleus emits 3 alpha particles and 2 positrons. For the resultant nucleus the ratio of neutrons to protons is। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनिशियली क्या होगा ना, अपने पास कोई भी न्यूक्लियस है, उसमें जेड प्रोटॉन्स होंगे और A-जेड ये न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये इनिशियली होंगे। 3 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 3 × He। अब He का एक खास बात होता है, इसका टोटल 4 मास होता है और 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन इसमें होते हैं। ठीक है, तो अगर 3 कम हुआ है ना, मतलब यहाँ से गए हैं 3 दूनी 6, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, पहली बात। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 से चेंज हुआ, जेड 6 से चेंज हुआ, ए अपना मास नंबर जो है वो 12 से चेंज हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद बोल रहा है फॉर द रिजल्टेंट न्यूक्लियस द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स इज। ओके, 2 पॉजिट्रॉन निकला, पॉजिट्रॉन वाला केस भी देख लेते हैं। जो पॉजिट्रॉन होता है ना, ये अपना होता है, इसको इलेक्ट्रॉन का मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, इसका चार्ज +1 होता है और इसका मास 0 होता है। ठीक है, अब देखो जब ये जाता है ना, तो बेसिकली ये क्या करता है, पॉजिट्रॉन डी के आपको मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, एक जो अपने पास प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर में, वो चेंज हो जाता है एक न्यूट्रॉन में। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर ले रहे हैं, जो पॉजिट्रॉन होता है ना, साथ में इसके बनता है न्यूट्रॉन, और ये किससे बनता है, एक प्रोटॉन के टूटने से। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, तो इससे क्या होगा, इससे एटॉमिक नंबर घट जाएगा, लेकिन मास नंबर वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि अभी भी टूट के न्यूक्लियस में तो उतने ही रहे ना जितने पहले थे।
समझ रहे हो? मास नंबर वही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन वहां से गायब हुआ लेकिन न्यूट्रॉन तो बन गया ना उसके बदले। तो एटॉमिक नंबर में से दो और कम हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर जेड जो पहले था उसमें से देखो 6 यहाँ पे घटा, -6 और -2 इसके वजह से। ठीक है, मास नंबर था उसमें से 12 घटा यहाँ पे 6 + 6, और इसकी वजह से कुछ भी चेंज मास नंबर में नहीं आएगा। तो जो अपना फाइनल एटम बनेगा ना, उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा टोटल मास नंबर माइनस एट, ये हो जाएगा Z-8, तो A-12 माइनस Z-8। ठीक है, डिवाइडेड बाई Z-8। तो वैसे मुझे ऑप्शन ए ही लग रहा है सही, क्योंकि देखो Z-8 बस यहीं पे है। ऊपर में भी सॉल्व करोगे तो देखो -12 ये -8 +8 बन जाएगा, तो A-Z प्लस A-Z -4 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, हाँ सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ न्यूक्लियस हैज एन एटॉमिक मास नंबर 64, कंसीडरिंग द न्यूक्लियस एज अ लिक्विड ड्रॉप इट्स रेडियस विल बी क्लोज टू। ओके, तो देखो आर का फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, आई थिंक शायद अभी नहीं बताया, क्लास में बताया था मैंने, R0 A का पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ 1। तो R0 दे रखा है यहाँ पे 1.2 फर्मी, इंटू ए एटॉमिक नंबर यहाँ पे दे रखा है 64, इसका पावर 1/3, तो ये 4 हो जाता है। 64 का पावर 1/3 4 हो जाता है, तो 1.4 1.2 इंटू 4, यानी कि आर अपना 4.8 फर्मी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इफ 47 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोज फ्यूजन। ओके, क्यू वैल्यू दे रखी है, एवोगाड्रो नंबर दे रखी है, इज क्लोज टू। चलो देखो यहाँ पे ओके, हमें निकालना है फाइनल टोटल एनर्जी। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो एन होगा, ये अपना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सबसे पहला तो मोल्स कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास दे रखा है 47, मोलर मास होता है 235 ग्राम पर मोल। ठीक है, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, इससे 6.02 इंटू 10 का पावर 23, ये टोटल हो गया नंबर ऑफ अपना इसके जो भी न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, तो अब इससे ये 5 टाइम्स में जा रहा है, 5 से ये जा रहा है अपना 1.2 टाइम्स में अप्रोक्स। ठीक है, 1.2 टाइम्स, तो अपने पास ये वैल्यू निकल के आई 1.2, जो भी आएगी खैर डेसिमल में आगे छोड़ो। ठीक है, 1.2 इंटू ये 10 का पावर 23 होता है, 28 नहीं। ठीक है, 1.2 इंटू 10 का पावर 23 लिख लेते हैं इधर। ये अपना आ गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इतना न्यूक्लियाई हमारा डिसइंटीग्रेट होगा। अब एक के डिसइंटीग्रेट होने से इतना एनर्जी हमें मिलता है, एनर्जी पर इवेंट, यानी कि ये हो गया इसका क्यू वैल्यू। अब बस हमें मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल एनर्जी जो हमारी होगी ना, ये एनर्जी निकल के आती है जो भी हमने नंबर ऑफ ये निकाला इंटू 10 का पावर 23 इंटू जो क्यू वैल्यू दे रखा है 200। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1.2 और 240 इक्वल्स टू 240 2.42, ये वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। जस्ट एक मिनट, अच्छा नहीं नहीं नहीं, जूल्स में दे रखा है, ये नहीं होगा, आंसर जूल्स में दे रखा है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मल्टीप्लाई करो 10 का पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब चलो अब देखते हैं कैलकुलेट करके, तो 1.6 ये 1.2 इंटू इसको कर लेते हैं, 16 को पहले 12 से कर लेते हैं, तो ई अपना निकल के आएगा 16 टू जो 32, 32 का 2 अपना 3 बचा, 16 1 जो 16 और 3 19। ठीक है, तो 1.92। ठीक है, 1.92 इंटू 200 इंटू 10 का पावर 23 और 6 29 -19 10 का पावर 10। ठीक है, अब देखो 1.92 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.84 इंटू 10 का पावर 10 और ये 2 12, 3.85 इंटू 10 का पावर 12, ऑप्शन बी। ठीक है, यूनिट की वजह से देखा मेरे से भी मिस्टेक होने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बच गए। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है जिससे कि मिस्टेक ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Let n and n naught be the number of radioactive nuclei in a sample at a time t at time t equals to 0 respectively. The number then the ratio n upon n naught is equal to where lambda is disintegration constant और decay constant. n इक्वल्स टू होता है n किसी भी टाइम पे इक्वल्स टू n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, बस इसको याद रखना. तो यहाँ से n अपॉन n नॉट जो आएगा वो आ जाएगा ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये वाला ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सपोज दैट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 3.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोचेज हेड ऑन a lead nucleus, assuming that lead nucleus remains at rest and the alpha particle momentarily come to rest and reverses its direction at a distance much more than the radius of the lead nucleus. फिर से distance of closest approach सेम वही कहानी. तो R मिनिमम आपको याद हो जाना चाहिए k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी. तो k का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, q1 q2 देखो इस बार अल्फा पार्टिकल है फिर से, तो 2 इंटू 82 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19. नीचे में जो एक ई आएगा इसकी वजह से उसको मैंने कैंसिल कर दिया. 3.20 इंटू 10 का पावर 6, बस इतना ही मैंने लिखा. यहाँ पे एक ई आएगा इंटू ई, यहाँ भी ये ऊपर में मतलब या इसी का स्क्वायर लिख लो. ठीक है, तो मैंने एक उसको कैंसिल कर दिया. चलो लिख ही देते हैं, बाद में आप कंफ्यूज होते रहोगे. 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19. ठीक है, इसका यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख के इसको काट दो. ठीक है अभी. तो देखो अब यहाँ पे कुछ कुछ अपने पास डेटा बच जाता है, इसको कैंसिल करना है. 3.2 यहाँ पे अपना बचा. ओके, हाँ ऑप्शन दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो 1.6 है ना, इससे दो बार में दो से इसको कैंसिल करो, दो से दो खत्म. ठीक है, अब 82 इंटू 9, 8 9 जा 72, ये वाला ऑप्शन ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है. ठीक है, बाकी आप आराम से कैलकुलेट कर लेना. देखो मैंने कैसे किया, नीचे का सारा कैंसिल हो गया, बस अपने पास पावर्स बची. और देखो सारा वैल्यू सेम यूनिट में है. ठीक है, तो पावर का हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ऊपर का वैल्यू जो पहला दो डिजिट आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. वो कैसे करेंगे, 8 इंटू 9, 8 9 जा 72, तो 72 जिस ऑप्शन के करीब होगा वो अपना आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. कंसीडर द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 एंड ए इक्वल टू 56, देन द न्यूक्लियर डेंसिटी इज. तो देखो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग याद रखना, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ये सारे न्यूक्लियस के लिए सेम आता है. चाहो तो इसका फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, ये होता है. चलो प्रूफ लिख के क्या ही करेंगे, सीधा सीधा याद रखो, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, ये होता है. ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं हम, सारा वैल्यू डाल के आप सॉल्व करना, 2.3 इंटू 10 का पावर 17 आता है. ठीक है, और खास बात ये है ना, ये जो होता है ना ये नंबर, ये कांस्टेंट होता है किसी भी न्यूक्लियस के लिए. इवन आयरन ले लो या कोई भी ले लो, सारे न्यूक्लियस के लिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है ये सेम ही आता है. ठीक है, इस वजह से इसको याद रखने में फायदा है, क्योंकि ये चेंज होता ही नहीं है, तो फालतू एग्जाम में अपना टाइम क्यों बर्बाद करोगे. तो इसका ऑप्शन क्लोजेस्ट कौन सा है, देखो 2.3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, द टोटल डीके रेट आर ऑफ अ सैंपल इज रिलेटेड टू द डीके रेट आर नॉट एट टी इक्वल्स टू 0 एंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट लैम्डा एच. तो देखो ये जो आर होता है ना, ठीक है, टोटल डीके रेट, ये होता है लैम्डा इंटू एन. ठीक है, और एन क्या होता है, लैम्डा इंटू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, ये होता है. अब यहाँ से जो लैम्डा एन नॉट का टर्म है ना, ये आर नॉट हम लोग लिख देते हैं, आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. कंसीडर टू न्यूक्लाई ए ऑफ मास 27, बी ऑफ मास नंबर 64, कंसीडरिंग देम एज लिक्विड ड्रॉप्स, द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी. डेंसिटी मैंने आपको बताया सबके लिए सेम होता है, तो रेशियो 1 हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास एसोसिएटेड विद द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नियरली. ये भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था. ए जो होता है ना 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक है, के ई बी, और वही ये मैंने क्लास में से बताया था, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये अपना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. सपोज दैट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ इतना अप्रोचेज हेड ऑन यूरेनियम न्यूक्लियस. देखो फिर से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन. तो
आर मिनिमम इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू अल्फा पार्टिकल यानी कि 2 इंटू जेड का वैल्यू 92 डिवाइड इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाई अपने पास नीचे में आ जाएगा 4.50 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है इतना। अब देखो 4.5 जो है, इससे ये 9 ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, चलो इस बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 16 इंटू 4 64 मतलब 6.4, 6.4 इंटू 9 6 9 जा 54 59, ये आंसर होगा अपना 59 इस पर। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर लेना, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इतना, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। तो देखो टी हाफ जो होता है ना ln2/λ होता है, टी हाफ इक्वल्स टू ln2/λ। तो ln2 का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइड बाई कांस्टेंट दे रखा है 0.00693, ये हो गया 100 ईयर्स, 1 2 हाँ 100 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी इतना हेडिंग टुवर्ड स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50 कंप्यूट द, फिर से डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अपोज, सेम क्वेश्चन, कुछ बदल ही नहीं रहा है। देखो आर इक्वल्स टू फिर से वापस 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2 इंटू इस बार कौन है 50 है, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब देखो 20 2 से 10 टाइम्स और इसका एक जीरो खत्म कर दो, तो 16 5 ये हो जाएगा 80 अपना, 8 मतलब 8 9 जा 72, 7.2 फॉर मी। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास इस चैप्टर, 3 चैप्टर्स का मिला के। तो देखो 46 मिनट में हमने 47 क्वेश्चंस कर लिए। तो इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगवाते हैं। ठीक है, बस आपके पास थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए, फिर आप इजीली कर लोगे। ठीक है, देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।